हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वेक्टर की सीरीज में आज इस नए लेक्चर में आज हम जानेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके विभिन्न डायमेंशंस क्या है उसको समझेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन नोटेशन को समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, इसके जरिए हम किस प्रकार के जो पॉलीगन्स होते हैं उनके वॉल्यूम को ज्ञात कर सकते हैं, उसको इवेलुएट कर सकते हैं, उन्हें जानेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। लेट वी एज्यूम दैट कि तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, दीज आर थ्री वेक्टर्स। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा देखिए, ए क्रॉस बी, ठीक है, और डॉट सी। ठीक है, किन्हीं भी इन तीन में से किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अपन ले लेंगे स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी क्या ले लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। और उस जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और उसका बचे हुए तीसरे वेक्टर यानी कि सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, इस सीरीज के पहले के लेक्चर्स में हमने दो वेक्टर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को सीखा था। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो के अंदर था, दो वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, एक डॉट बी और एक क्रॉस बी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें ए क्रॉस बी और तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, दिस इज ए रियल नंबर। हम पहले ही जान चुके हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी से तो हमें वेक्टर मिलेगा, परंतु किसी तीसरे वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आखिर में ए कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ए बी सी विदाउट कॉमा। ओके, ठीक है, और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी सी। ध्यान रहे कि इनके ऊपर एरो होना चाहिए, तभी ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेशन होगा। यदि एरो हट गया तो ये एक मात्र कोऑर्डिनेट का हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इसलिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तीन प्रकार से रिप्रेजेंट नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं, किस प्रकार से होता है। जैसे देखिए, इसमें हमने फर्स्ट ले रखा है कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा ना। अब हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी 0, है ना। अब किसी भी क्वांटिटी का यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। अब देखिए, यदि ए एक वेक्टर है जो 0 वेक्टर नहीं है, बी हो सकता है कि ये एक 0 वेक्टर हो, तो इस 0 वेक्टर का हम यदि क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो एटलीस्ट 0 होगा। क्योंकि जैसे देखिए, यदि ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के, 1k लिखो या k लिख दिया, और b हम ले रहे हैं 0 वेक्टर, तो उसमें क्या होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में समझ रखा है कि ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से यदि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एटलीस्ट वो 0 होगा, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, इसका इसके साथ 0 आएगा। ठीक है, तो जैसे हम पिछले लेक्चर में जाना था, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट यदि हम लेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 0, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो लास्ट वैल्यू है यदि 0 आ रही है तो किस कंडीशन में आएगी, या तो इन तीनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर 0 हो, या इफ a is not 0, b is not 0 and c is not 0, यानी इनमें से कोई भी एक वेक्टर 0 नहीं है, फिर भी इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। हमने पिछले लेक्चर्स में जाना था कि a डॉट b क्या होता है। ठीक है,
हमने जाना था कि ए डॉट बी होता है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा, यही तो होता है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये है आ रहा है 0, और हमारे पास इनमें से कोई भी 0 नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस वेक्टर सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि जैसे देखिए कि यह है ए, यह है बी, और मान लीजिए कि इसी प्लेन में वेक्टर है सी, सेम कोप्लेनर है, मान लीजिए तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर हम मान लेते हैं। तो अब हम ए क्रॉस बी लेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा, हम जान चुके हैं, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी ए के और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ए के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर है तो सी के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि तीनों क्या है, कोप्लेनर। अब यदि हम ए क्रॉस बी का सी के साथ क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनके बीच का एंगल थीटा क्या है, 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। दैट्स वाई। तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किन्हीं भी तीन वेक्टर का यदि स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो केवल दो कंडीशन में होगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ एनी ऑफ वन देम शुड बी 0 वेक्टर, ठीक है। तीनों में से यदि कोई एक वेक्टर 0 है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, अन्यथा इनमें से किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट किसी तीसरे प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है। लंबवत होने पे क्योंकि इनके बीच का थीटा 90 डिग्री होगा और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है आगे। अब देखिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। हमें दे दिया कि तीन वेक्टर्स है, देन कैलकुलेट योर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ देम, ठीक है। नाउ लेट एक वेक्टर ए है, ठीक है, a1i b1j a1i a2j a3 k, इसी प्रकार से b है और इसी प्रकार से एक c वेक्टर हमने ले रखा है, देन a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है। इसको हम इवेलुएट कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे कि साइक्लिक क्या इसकी कंडीशंस होते हैं, ठीक है, ये बाद में हम समझते रहेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी को इवेलुएट कैसे करेंगे, ठीक है। ये है इक्वल होता है एक सारणी के एक डिटरमिनेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। इस प्रकार से इसका एक डिटरमिनेंट बना लेंगे और इसका सॉल्व कर लेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 वेक्टर है, ए इज दैट, बी एंड सी। हम इनको लिखते हैं, हमें लेना है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब हम इसको डिटरमिनेंट यानी कि सारणी के फॉर्म में लिखते हैं, 2 4 -1, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है यानी कि गुणक लेना है और आई जे के वेक्टर नोटेशन को छोड़ देना है, 6 5 3। अगला है आई यानी 1, जे एब्सेंट है तो 0 लेना होगा हमें, के 4, ठीक है, आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है फिर भी तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। वी चेक द क्यू, ठीक है। हम रो के सापेक्ष भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं और कॉलम के सापेक्ष भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। हमें साइन का भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 2 तो हमने ले लिया 5 3 0 4। नाउ हम रो के सापेक्ष चल रहे हैं तो सेकंड हो जाएगा, हम इसके एक्सपेंशन में ध्यान रखते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा -4
फिर अगला, ठीक है, 2 6 4, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 6 1 3 4। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा, इसका तो प्लस है लेकिन ये -1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, -1, दैट्स 6 5 1 0। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 के फॉर्म का हमें डिटरमिनेंट सोल्व करना आता ही होगा, ठीक है। 5 इंटू 4 20, 0 इंटू 3 -3, ये माइनस का 4, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, 1 इंटू 3 माइनस का 3, -1 0 -5, hence 2 17 -4 21, 0 में से ये चला जाएगा तो -1 है और इधर बच जाएगा माइनस का 5, 17 इंटू 2 हो जाएगा 34, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 84, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 5, ये हो जाएगा 39, माइनस का 84, हमारे पास रिजल्टेंट क्या बच जाएगा, माइनस का 45। दैट्स इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं। यदि हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं तो इस प्रकार से हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, साइक्लिकली परम्यूटेड वैल्यूज रिमेन सेम। अब यदि इसका अर्थ क्या है कि यदि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए बी और तीसरा वेक्टर है हमारे पास सी, ठीक है। अब ये यहां पे ये कहना चाह रहा है कि यदि हम जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, इसके अंदर यदि इसके साइकिल को बनाए रखेंगे, ए उसके बाद बी उसके बाद सी, इस क्रम को हम नहीं तोड़ेंगे, सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, इस क्रम को यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो इसके वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, कि ये साइक्लिकली परम्यूटेड वैल्यू रखता है, रिमेन सेम। कैसे, देखो इसको समझते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब अगला हमने क्या लिखा है, बी क्रॉस सी डॉट ए। ये पूरा चेंज हो जा रहा है कि इस ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर इसका सी के साथ, अब यहां बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर ए के साथ है, तो फिर ये ऐसे कैसे सेम आ रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि साइकिल बना रहना चाहिए, ठीक है, ए बी सी ये बना रहना चाहिए। जैसे देखो यहां पे क्या है, ए बी सी पूरा साइकिल, देखो बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी पूरा साइकिल रहना चाहिए अपने। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। बस आप डॉट कहीं लगाओ, क्रॉस कहीं लगाओ, ये क्रम नहीं ब्रेच होना चाहिए, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या ले रहे हैं, सी क्रॉस ए। यहां पे देखो ए बी सी साइकिल बन रहा है, ए बी सी पूरा साइकिल बन रहा है, पूरा साइकिल बन रहा है यहां से, है ना। इसका देखो ए बी सी पूरा साइकिल ब्रेच नहीं होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट नोटेशन में ए बी सी जो हमने पीछे समझा है उस रूप में हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि समय रहा तो इसमें एग्जाम्पल जरूर सोल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आएंगे इसके बेस पे, ठीक है। हम उसी एग्जाम्पल को इन 2 अलग अलग फॉर्मेट में एक बार इस तरीके से और इस प्रकार से हम करके देखेंगे और वैल्यू इक्वल लाके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अभी हम तुरंत देख लेते हैं कि अब हमने यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी देखा था। इसी प्रकार यदि हम इसको चेंज करके बी क्रॉस सी और इसका डॉट हम यदि ए के साथ ले लेते हैं तो वही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
नेक्स्ट है इफ चेंज इन साइक्लिक ऑर्डर देन प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इज सेम बट साइन इज चेंज्ड। ये यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है, यदि हम ए डॉट बी क्रॉस सी ये है, और यदि हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, जैसे ए डॉट सी क्रॉस बी ये कर देते हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे नेगेटिव का साइन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों, हम जानते हैं कि जैसे हमें यहां ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखिए बी क्रॉस सी का प्रोडक्ट ए के साथ ले रहे हैं, यहां तो हमारा ए रिमेन सेम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, लेकिन बी क्रॉस की जगह क्या हो गया, सी क्रॉस ए। अब हम इसको नेगेटिव कर देंगे तो ये इसका अपोजिट है, तो यहां का नेगेटिव यहां के नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा है कि यदि हम इसके साइक्लिक ऑर्डर को ए बी सी इसके साइक्लिक ऑर्डर को हम यदि चेंज कर दे रहे हैं किसी एक जगह, तो इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यदि हम दो वेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं, पहले बी को सी से और सी को बी से किया, अब यदि हम कंटिन्यूसली ए को बी से और बी को ए से कर देते हैं तो नेगेटिव फिर उसका नेगेटिव यानी कि इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वापस वही सेम कंडीशन आ जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि फॉर एनी स्केलर के, एक स्केलर के है और उसका यदि किसी एक वेक्टर ए है उसके साथ यदि हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर किन्हीं दो अन्य वेक्टर्स बी और सी के साथ उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, और यदि हम इस के को मल्टीप्लाई किए बिना यदि इनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल के फिर इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू इक्वल आती है, ठीक है। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के प्रति ये क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा। यदि हम इसको के को ए के साथ लें या बी के साथ लें या सी के साथ लें, वैल्यू वही रहने वाली है। अब आप कहना चाहेंगे कि यदि हम के को सभी से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे K3 आ जाएगा, तीनों का K बार आ जाएगा भैया, है ना, तो ये K3 आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी हम डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक में बड़े अच्छे से समझते हैं कि किसी सारणी का किसी अचर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रो की फॉर्म में होगा या वो लाइन की फॉर्म में होगा, डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाली जो लेक्चर सीरीज होगी जब हम डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे उसमें इसको अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ बच रहा है, फोर्थ में है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम इज इक्वल, ठीक है। यदि हम जो तीन स्केलर वेक्टर लिए हैं उनमें से कोई दो इक्वल है, यानी कि यदि ए हमने ले लिया कि 5i प्लस 4j माइनस 3k, बी हमने ले लिया i, सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं i j k, ताकि आसानी से हमें, हमारा यहाँ पे मकसद है समझना, न कि हार्ड टफ एग्जांपल को सॉल्व आउट करना। आगे आने वाले जो क्वेश्चन सॉल्यूशन की सीरीज होगी उसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल आउट करेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है, i j k। अब हमने दो इक्वल ले लिए, दो वेक्टर्स क्या ले लिए, इक्वल वेक्टर्स ले लिए। अब इक्वल वेक्टर लिए जाने के कारण हमारा क्या होगा, जैसे देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 1 into 1, और इसका इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सेम कंडीशन यही आएगी, अपने पास क्या बचेगा फिर कि 5 into 0 minus 4 into 0 minus 3 into 0, यानी कि एटलीस्ट इसका क्या हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि यदि तीन वेक्टर दे रखे हैं उनमें से कोई दो वेक्टर इक्वल है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स इट। नाउ
फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल देन प्रोडक्ट इज जीरो, यानी कि किन्हीं दो वेक्टर, तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जैसे देखिए एक वेक्टर ए है, वो है 5i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमारे पास सेकंड वेक्टर है 10i 4j प्लस 6k। ठीक है, ये पैरेलल है भैया। क्या है वेक्टर, क्या है, पैरेलल। पैरेलल में हमने क्या समझा था, 5/10 इज इक्वल्स टू 2/4। यहां लिख नहीं पा रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं साइड में कि 5/10 इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इक्वल होगा। ठीक है, अब हम जब इनका वेक्टर प्रोडक्ट देखें, निकाल के देखेंगे, जैसे देखते हैं एक थर्ड वेक्टर ले लेते हैं हम सी, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे i प्लस जे प्लस के। अब हम इन तीनों का निकाल के देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सबसे पहले हम ऊपर सी को लिख देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। 1 1 1 5 2 3 10 4 6। अब देखिए 1 ले लिया यहां पे। अब देखिए 6 इन 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0 माइनस 1, 5 इंटू 6 30, 10 इंटू 3 30 0 प्लस 1, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 20, 20 माइनस 20 0, यानी कि टोटल 0। यानी कि यदि कोई दो वेक्टर इक्वल हो या कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो बात एटलीस्ट वही होती है। ठीक है, इक्वल वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर है तो एटलीस्ट बात क्या हो जाएगी कि इन तीनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। If vectors are not coplanar and they are adjacent side of paralleloid, then scalar triple product of them is equal to its volume। यहां क्या कह रहा है देखो, कोई तीन वेक्टर है, हम इसको ब्लैंक पेज ले लेते हैं और उसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर्स है ए बी और सी। ये तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, यानी कि तीनों एक ही समतल में स्थित नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए बी और ये सी। दूसरा बता रहा है कि यदि ये तीनों वेक्टर किसी एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोपॉइड की संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, किसी एक कॉर्नर से निकलने वाली तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस पैरेललोपॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होगा। यानी कि इन तीनों साइड से जो पैरेललोपॉइड बनेगा, जैसे ये, ठीक है, जो ये पैरेललोपॉइड बनेगा, ये सी वेक्टर है इतना, ये ए वेक्टर है और ये इतना बी वेक्टर है। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नया पेन है, नए फीचर में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ना। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे इस पे हाथ बैठ जाएगा। अब देखिए यदि ये तीनों वेक्टर्स हैं और एक पैरेललोपॉइड यानी कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, आसन भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस पैरेललोपॉइड का यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यानी कि इस पॉइंट से हमने क्या समझा कि तीन वेक्टर क्या होना चाहिए, समतलीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समतल में नहीं है, ये दोनों एक समतल में हो सकते हैं, ये दोनों एक समतल में हैं, ये दोनों एक समतल है, लेकिन तीनों एक समतल में नहीं है। ठीक है, यानी कि नॉन कोप्लेनर होना चाहिए,
तीनों एक ही बिंदु से प्रारंभ होना चाहिए। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने का अर्थ क्या है कि इन तीनों को एक समांतर चतुर्भुज के एक कॉर्नर से प्रारंभ हुआ माना जा सकता है। तो इन तीनों वेक्टर का जो स्केलर यानी कि अदिश त्रिगुणन है वो क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज या पैरेललोपॉइड का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऑल्सो वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विच इज 1/6 ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। यहां क्या है, टेट्राहेड्रन मतलब चतुष्फलक। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट अपने पास, ठीक है, एक पॉइंट यहां ऊपर मौजूद है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट यहां है, एक यहां मान लेते हैं। 3 डायमेंशन का चित्र बनाएंगे। ओके, एक साइड उस तरफ है, एक हमारी तरफ है, एक ये इस तरफ है और एक ये तली की साइड है। ठीक है, अब यदि ये एक ए वेक्टर है, यदि ये बी है और यदि ये पीछे वाला सी है, तो इस चतुष्फलक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चतुष्फलक हो जाएगा। तो इस चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ ए बी सी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास किया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है कि 3 वेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है, उनमें से किन्हीं 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसका जो रिजल्ट आया उसका किसी तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लो। यही क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि पहले हम 2 स्केलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक वो क्या होगा, एक अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसका किसी तीसरे के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो एटलीस्ट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसका रिजल्टेंट एक रियल नंबर होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में जो लिया है उसका -45 आ रहा है। ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का वेक्टर नोटेशन नहीं है। ठीक है, वो क्या है, अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने क्या जाना, इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, 3 तरीके से कर सकते हैं। बड़े ब्रैकेट में ए बी सी कॉमा नहीं लगाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। और छोटे ब्रैकेट में यदि ए बी सी को लिख रहे हैं तो कॉमा जरूर लगाइएगा, और ए बी सी के साथ एरो का नोटेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। नहीं तो यदि एरो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक सिर्फ कोऑर्डिनेट बच के रह जाएगा 3 डायमेंशन का। ठीक है, कंडीशन जानी। ठीक है, तीनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 कब होगा, यदि वो इनमें से कोई एक 0 है या दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसी तीसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, उस कंडीशन में आएगा। फिर हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट को इवेलुएट कैसे करेंगे उसको जाना समझा, एक एग्जांपल लिया, उसके आधार पे हमने उसको रिजल्ट निकाला, -45 आया। यहां से हमारे बहुत कुछ चीजें प्रूव हो रही है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एक रियल यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर हमने इनके बारे में जाना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका परम्यूटेटेड साइकिल क्या होता है, यदि ए बी सी की साइकिल को बनाते हुए किसी भी प्रकार से यदि हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल आती है। यदि इनमें से किसी का एक का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। यदि इनमें से कोई 2 इक्वल है तो 0 होता है। यदि इनमें से कोई 2 पैरेलल है तो इनका प्रोडक्ट 0 होता है। और यदि ये नॉन कोप्लेनर है और किसी पैरेललोपॉइड की संलग्न भुजाएं हैं तो इसके जरिए हम उस समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोपॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हम टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जानेंगे, समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन को भी समझेंगे और जानेंगे और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।